आप एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट हो या फिर बिगनर हो जिसके लिए इंग्लिश बहुत ज़्यादा टफ है एंड आरसी तो बहुत दूर की बात हो गई, तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप इस वीडियो को एंड तक पेशेंसली देखोगे तो समझ लेना आरसी सेकंड्स का खेल हो जाएगा। विद इन सेकंड्स आप आरसी को सॉल्व करना सीख जाओगे। सो आज हम सीजीएल 2025 टीयर 1 में पूछे गए आरसी की प्रैक्टिस करने वाले हैं, सो दैट हमारी प्रिपरेशन जो है एकदम एग्जाम ओरिएंटेड हो। ठीक है, सो ये रहा हमारा पैसेज, काफी अच्छा है, लेंदी है, बिकॉज हम ये टीयर 1 में आया हुआ है। देखो आरसी टफ है, बट टफ भी तब तक है जब तक आपको एक सही टेक्निक और सही मेथड नहीं पता है सॉल्व करने का। अगर आपको सही टेक्निक और मेथड पता पड़ जाए तो आई डोंट थिंक सो कि डिफिकल्ट रहने वाला है। देखो जिसको टेक्निक्स मेथड आते हैं वो 5 मिनट्स स्किप कर दे एंड डायरेक्ट सॉल्व करे, और जिनको नहीं आता है वो पेशेंसली देखे। तो जब हम पैसेज देखते हैं तो हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम उसे रीड करना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहीं से स्टार्ट होती है। देखो आप इस पैसेज को रीड कर रहे हो, ओके, अभी आपने क्वेश्चंस रीड नहीं किए, अब आप इस पैसेज को रीड कर रहे हो, आपने यहां से स्टार्ट किया और यहां तक, तो आपको क्या पता था कि कहां रुकना है, कहां थमना है, कौन सी लाइन पर, कौन से पैरा पर ज्यादा फोकस करना है ना? क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है क्या क्वेश्चन पूछा गया है, तो आंसर क्या करेंगे, कहां ढूंढे आंसर को। ओके, मैं आपसे कह रही हूँ कुछ बताओ तो आप कह रहे हो क्या, मैं कह रही हूँ बताओ तो आप कह रहे हो क्या। पहले क्वेश्चन पता होगा तब तो आंसर समझेंगे कि क्या हो सकता है। बस यही बात है, जब क्वेश्चन पता होगा तभी तो आपको पता है कि कहां रुकना है, कहां आंसर हो सकता है। ठीक, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, क्वेश्चन रीड करना है। ठीक, एंड उसके बाद देखो क्वेश्चन काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है, तो उस क्वेश्चन में भी हमें कीवर्ड लेना है, बिकॉज थ्रू आउट द पैसेज आप इतने बड़े क्वेश्चन को याद नहीं रख सकते और उसको याद रखते हुए पैसेज रीड नहीं कर पाओगे। तो उसमें से एक आध ऐसा कीवर्ड मिल जाएगा, वो हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। ओके, जैसे कि चलो बता देती हूँ, जैसे कि यहाँ आ गया मीराज मेंटल एंड इमोशनल डिक्लाइन, तो बस यहाँ मेंटल इमोशनल लेके चलो और ऐसा कुछ आएगा तो हम समझ जाएंगे। ठीक, तो हमें क्या करना है, कीवर्ड्स लेके चलना है। ओके, फिर उसके बाद रीडिंग वाला पॉइंट आता है। रीडिंग भी नहीं करनी है, रीडिंग नहीं करनी है, हमें स्किमिंग करनी है। देखो यहाँ हम ट्रांसलेशन के लिए तो नहीं बैठे हैं, ट्रांसलेशन के नंबर तो हमें नहीं मिलने वाले हैं, तो हमें करना क्या है कि इतना बड़ा पैसेज है, अगर आप इसका वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन या लाइन टू लाइन ट्रांसलेशन करोगे तो डेफिनेटली इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, एंड इतना टाइम हमारे पास नहीं है। तो बस हमें रीड उस तरीके से करना है कि हमें एक सेंस पता पड़ पाए, हमें एक प्रॉपर टोन पता पड़ पाए, है ना, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कैसी है, और हमें समझ में आ जाए कि किसके बारे में बात हो रही है। इतना पता पड़ जाएगा ना, काफी रहेगा, काफी। इसलिए हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट या जो बिगनर है जिनकी इंग्लिश बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, वो टेंशन मत लो कि हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे। अरे भाई जरूरत ही नहीं है, बस हमें एक प्रॉपर सेंस समझना है ना, हमें जानना है कि इस स्टोरी में क्या है, बस उतना जान लेंगे तो काम हो जाएगा। ओके, फिर फोर्थ जो पॉइंट है वो है हमारा एलिमिनेशन मेथड। देखो क्वेश्चन पढ़ेंगे, है ना, क्वेश्चंस में 4 ऑप्शंस भी दिए रहते हैं, तो इजीली 1 और 2 ऑप्शन तो ऐसे होंगे जो टॉपिक के एकदम इररिलेवेंट होंगे। बात हो रही है नेचर की और टॉपिक में कुछ दिया है फ्रेंड्स के बारे में, तो वो तो इररिलेवेंट हो जाएगा, तो आप उसको एलिमिनेट कर सकते हो। एंड कुछ वर्ड्स अगर आपको ऑप्शन में मिल जाए, ऑल, नेवर एंड फुल, और भी क्या हो सकता है ना, थोरोली, कुछ ऐसे वर्ड्स, ऑलवेज, ये वर्ड्स अगर आपको आपके ऑप्शन में मिल जाते हैं फिर भी आपको इनको साइड में रख देना है। देखो एक्सेप्शंस तो हमेशा रहने वाले हैं, बट फर्स्ट हैंड आप इनको साइड में रख दोगे तो देखना आपका काम बनने लगेगा, और इसी क्लास में मैं आपको बताऊंगी कैसे होगा। ओके, तो अगर ये समझ में आ गया है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। अब क्या करना है आपको, पैसेज पढ़ना है नहीं, इतना तो समझ आ गया ना, क्वेश्चंस रीड करने हैं। सो फर्स्ट इज इन द पैसेज द एक्सप्रेशन नोइंग डिसोनेंस मोस्ट नियरली रेफर्स टू। तो देखो ये एक ऐसी मीनिंग पूछी गई है जो जब हम पैसेज रीड करेंगे तभी हमें समझ में आएगी। अकॉर्डिंग टू द पैसेज मीराज मेंटल एंड इमोशनल डिक्लाइन वॉज, मीरा का मेंटल एंड इमोशनल डिक्लाइन क्या था। ओके, और यहां तो पूछा गया है कि नो इन डिसोनेंस का मतलब किससे है। फिर विच आइडिया, दिख नहीं रहा है आई थिंक, रुको अब दिख रहा है, हाँ, which idea introduced through therapy became the starting point of Mira's emotional recovery। तो जहां थेरेपी
मिल जाए, बस वही पेशेंस के साथ रीड करना है। ओके, थेरेपी का स्टार्टिंग पॉइंट से समझना है हमें। फिर विच ऑप्शन बेस्ट एक्सप्रेसेस द कोर मैसेज ऑफ द पैसेज, तो जब हम इस पैसेज को रीड करेंगे तभी हमें एक कोर मैसेज मिलेगा। कोर मैसेज मीन्स कि इस पैसेज के थ्रू जो ऑथर है वो हमें क्या मैसेज देना चाह रहा है। द ऑथर्स टोन इन द कंक्लूडिंग लाइन्स ऑफ द पैसेज। सो यहाँ ऑथर की जो टोन है वो थ्रू आउट द पैसेज नहीं पूछी है, लास्ट की जो लाइन्स होंगी 4 और 5 उन लाइन्स की टोन पूछी है। ठीक, तो ये समझना बहुत जरूरी है कि कौन सी टोन पूछी है, कंक्लूडिंग लाइन्स की या पूरे पैसेज की। तो कंक्लूडिंग लाइन्स की। तो क्वेश्चंस हमने रीड कर लिए। नाउ लेट्स गेट बैक टू आवर पैसेज। ओके, प्रॉब्लम है थोड़ी सी कैमरे के साथ, आज प्रॉब्लम है। अब क्लियरली विजिबल है, यस ठीक है। तो जिनको खुद से सॉल्व करना है वो स्क्रीनशॉट ले लें एंड आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पैरा हो गया एंड ये हुआ हमारा सेकेंड। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है बिकॉज आई कांट वेट। अब हम रीड करते हैं। सो फॉर 17-year-old मीरा, adolescence did not remain just a time of changing emotions and academic goals. It turned into a space where how she saw herself clashed painfully with her sense of worth. तो देखो 17-year-old मीरा के लिए एडोलेसेंस क्या होता है? किशोर अवस्था। ना आप एडल्ट हो ना आप छोटे बच्चे हो। 13th to 17th की जो बीच की जो एज होती है उसको हम एडोलेसेंस बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहे हैं कि एडोलेसेंस वो टाइम नहीं है, वो फेज नहीं है जहां सिर्फ आपके इमोशंस चेंज हो रहे हो या फिर एकेडमिक गोल्स आप सेट कर रहे हो। ये उस टाइम की बात हो जाती है जब आप अपने आप को कैसे देख रहे हो, ठीक है, और आपकी सेंस ऑफ वर्थ क्या है, वहां चीजें बनती हैं। ठीक है, आपने अपने आप को देखा कैसे एंड रियली आपकी वैल्यू क्या है, आप अपने आप को कैसे रिस्पेक्ट कर रहे हो, इसका मीनिंग ये है। लिविंग इन अ वर्ल्ड फ्लडेड विद पॉलिश्ड ऑनलाइन इमेजेस एंड एल्गोरिथम लेड क्लैश मीन्स क्या होता है? आपस में टकराना। ओके, एंड एल्गोरिथम लेड स्टैंडर्ड्स ऑफ अट्रैक्टिवनेस, मीरा बिगेन टू फील दैट इवन हर ओन रिफ्लेक्शन वाज अनरिलायबल, ऑलमोस्ट लाइक इट वाज डिसीविंग हर। तो ये पता है कौन सी बात हो रही है? अब देखो हम लाइन टू लाइन ट्रांसलेशन नहीं करेंगे, यहाँ सिंपल सी बात ये हो रही है कि सोशल मीडिया के जमाने में क्या है, जब हम एकदम अट्रैक्टिव इमेजेस देखते हैं, पॉलिश्ड इमेजेस कैसी? फ्लॉलेस, जिसके फेस पे कोई पिंपल नहीं है, स्किन टोन एकदम वाइट है, ऐसी इमेजेस देखते हैं तो हमें लगता है कि हम कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं, हमारा क्या एग्जिस्टेंस है इनके आगे, ये कहाँ हम कहाँ, वो वाली बात हो गई। तो फिर ना हम अपने ही रिफ्लेक्शन को हमें लगता है कि हम कौन है, हम अपने आप को ही धोखा देने लगते हैं। ओके, with every scroll through social media, constant nagging gap grew stronger, the difference between who she truly was and the flawless body types celebrated online. देखो ऐसा ना इनिशियली आपके साथ हुआ भी होगा, मेरे साथ भी हुआ था। मैं इतने सुंदर सुंदर फेस देख के ना सोशल मीडिया पे, मैं अपने सिबलिंग से बोल रही हूँ कितनी सुंदर लड़कियां अप्सरा जैसे कहाँ से आ रही हैं, मतलब मैं अपने रीजन में देख रही हूँ, मैं अपने रिलेटिव्स या फ्रेंड सर्कल में देख रही हूँ, इतना स्मार्ट तो कोई नहीं लग रहा, मतलब हम सब बढ़िया है, मेरे फ्रेंड सब बढ़िया है, बट जितनी फ्लॉलेस इनकी स्किन दिख रही है, जितनी वाइट टोन इनकी है, उतना तो नहीं है। तो ये देख के अगर आप सही टाइम पे अपने आप को मैनेज नहीं करोगे ना, तो आप ना एकदम पागल हो जाओगे, आप कहोगे कि मैं कहाँ हूँ और ये कहाँ है। तो बस वही बात हो रही है। ओके, तो हु शी ट्रूली वाज, वो क्या है, और ये फ्लॉलेस स्किन देख के और फ्लॉलेस इमेजेस देख के उसे लग रहा है कि नहीं ये तो मेरे साथ तो गलत हो रहा है। ओके, कांस्टेंट नैगिंग गैप, नैगिंग क्या होता है? कंटिन्यूअसली कंप्लेन करना। ओके, ग्रू स्ट्रॉन्गर, और ये जो चीज है ना, सोशल मीडिया को आप स्क्रॉल कर रहे हो और ये जो गैप है कंप्लेन करने का, ये बढ़ता ही जा रहा है। This was not ordinary teenage self-doubt. It slowly became a pattern of harsh self-judgment about her appearance. Over time, she started punishing herself in quiet ways. Eating felt like something she had to earn. Mirrors felt like enemies, and even compliments sounded like coded reminders that she still wasn't enough. तो अगर आप नॉर्मल एज अ स्टूडेंट अगर हम इसका मीनिंग निकालें तो यही है कि सोशल मीडिया से हम अपने आप को वैसा नहीं देख रहे हैं जैसे हम हैं, हमें लग रहा है कि यही सारी चीजें हम अपनी अपीयरेंस को जज कर रहे हैं। ओके,
ये सब हमें सेल्फ डाउट हो रहा है, इतना भी समझ लोगे काफी है। बट 1 बाय 1 मीनिंग अगर मैं समझाऊं आपको तो निकल के आएगा कि ये ऑर्डिनरी टीनेज सेल्फ डाउट नहीं है, ये एक हार्श, एक बहुत रूट पैटर्न बन गया है। ओके, और इससे हम क्या करते हैं ना, अपने आप को पुश करने लगते हैं और ज्यादा, हम कैसे सुंदर दिखें, हम कैसे स्लिम ट्रिम दिखें। फाइन, मिरर्स फेल्ट लाइक एनिमीज, और जब हम अपने आप को देख रहे हैं तो हमें लग रहा है कि हम कहाँ हैं, क्योंकि ये लोग तो बहुत सुंदर है ना हमारे अकॉर्डिंग या सोशल मीडिया के अकॉर्डिंग, और हम तो वहां एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। तो जब हम अपना फेस मिरर में देख रहे हैं तो हमें लग रहा है कि यार ये हम दुश्मन ही है, हम अपने आप को एज एन एनिमी ही देख रहे हैं। ठीक है, इसलिए हमें मिरर भी एकदम एनिमी ही लग रहा है। एंड इवन कॉम्प्लीमेंट्स भी ऐसा लग रहा है कि सामने वाला सिर्फ हमें सरकास्टिक वे में कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। ओके, सामने वाला हमें अच्छी तारीफ कर रहा है, बट हमें क्या है कि स्टैंडर्ड तो वो है, हम तो नॉर्मल पर्सन है, तो कोई हमारी तारीफ कर रहा है तो वो भी हम सही तरीके से नहीं ले रहे हैं। शी स्टिल वॉजंट इनफ, क्योंकि उसे लग रहा है कि वो अभी भी इनफ नहीं है। हर स्लाइड इनटू डिस्मोर्फिया, डिस्मोर्फिया क्या होता है, एक ऐसी मेंटल इलनेस जहां आप अपने फिजिकल अपीयरेंस को लेके, अपने लुक्स को लेके बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाओ। तो हर स्लाइड इनटू डिस्मोर्फिया वाज ग्रेजुअल, हिड एंड साइलेंट, नॉट ड्रामेटिक और ऑब्वियस। तो ये जो इलनेस थी ना, एकदम उसकी धीरे धीरे हो रही थी ये वाली जो प्रॉब्लम उसे, और बहुत साइलेंट वो हो रही थी। ऐसा नहीं है कि कोई ड्रामेटिक चीज हो या वो बहुत ज्यादा बन रही हो, ऐसा कुछ नहीं था। On the surface, she remained bright in studies and pleasant in company, carefully wearing an image of normal life. जब वो सोशल मीडिया को स्क्रॉल कर रही थी तब उसे लग रहा था कि मैं कहाँ एग्जिस्ट कर रही हूँ, ऐसा वैसा। बट अगर उसकी लाइफ को हम नॉर्मल लाइफ में देखें तो वो अपने अकेडमिक लाइफ में अच्छी थी, बढ़िया कर रही थी अपनी लाइफ में, ठीक है, उसके मार्क्स वगैरह सब बढ़िया थे। बट बिहाइंड द प्रैक्टिस स्माइल्स शी वॉज ब्रेकिंग डाउन इनवर्डली। बट ये सब तो नॉर्मल लाइफ में चल रहा था, बट इसके बाद भी क्या है, वो अंदर ही अंदर एकदम टूट रही थी। ओके, शी वाज ब्रेकिंग डाउन इनवर्टली। शी बिगेन डिस्टेंसिंग हरसेल्फ इमोशनली, ब्रशिंग ऑफ हर पेन एज मेयर वैनिटी एंड ट्रीटिंग हर ओन वैल्यू एज समथिंग इनसिग्निफिकेंट। जब हमें लगता है ना कि हम अच्छे नहीं दिख रहे हैं, बाकी दुनिया अच्छी दिख रही है, तो हम अपने आप को बहुत ना कन्फाइंड कर लेते हैं, हम बाहर नहीं निकलते, हम गैदरिंग्स में नहीं जाते हैं, हम सोशलाइज नहीं होते। वही बात हो रही है, क्योंकि हमें लगने लगता है हम इतने इंपॉर्टेंट है ही नहीं, हम अपने आप को इतनी इंपॉर्टेंस देते ही नहीं है। द मोमेंट थिंग्स चेंज डिड नॉट कम विद एन आउटबर्स्ट बट विद अ डिस्टर्बिंग साइलेंस। और ऐसा नहीं है कि जब हमें ऐसा फील हो रहा है तो एकदम हम चिल्लाएं या कुछ करें, हम साइलेंटली अपने आप को कॉर्नर कर लेते हैं। ओके, She refused to eat for days and this finally led to medical help। और उसने खाने से मना कर दी और फिर इससे क्या प्रॉब्लम हो गई, उसे मेडिकल हेल्प लेने पड़ गई। थेरेपी वर्ड हमने देखा था क्या, कि थेरेपी से रिलेटेड कुछ था। देखो, थेरेपी became the starting point। मीरा के इमोशनल थेरेपी का स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? So therapy introduced her to the idea that her self perception was distorted and helped her develop the emotional support system needed to rebuild her damaged identity। तो जब थेरेपी स्टार्ट हुई तो सबसे पहले तो उसे बताया गया कि जो आपका सेल्फ परसेप्शन है, आपको आपके खुद के देखने का जो नजरिया है वो खराब हो गया है, वो बिगड़ गया है, आप अपने आप को देख ही नहीं रहे हो अच्छे से, आप अपने आप को बुरा, आप ही सेल्फ डाउट कर रहे हो, तो आप खुद को कैसे देख रहे हो ना, वो परसेप्शन खराब हो गया है। डिस्टॉर्टेड मीन्स होता है बिगड़ जाना, खराब हो जाना। ओके, एंड फिर उसको इमोशनल सपोर्ट दिया एंड वो अपनी जो डैमेज्ड आइडेंटिटी है उसको रीबिल्ड करे। सो हम ढूंढे क्या पूछा गया है। ओके, सो यहाँ बात हो रही है कि जो थेरेपी स्टार्ट हुई थी मीरा के इमोशनल रिकवरी की, उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? सीकिंग नार्सिस्टिक अप्रूवल फ्रॉम अदर्स। नार्सिस्टिक कौन होता है? ओके, जो ना अपने आप को देख के ही कहे कि मैं तो बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, खुद से एकदम सेल्फ ऑब्सेस्ड टाइप का हो जाना, तो क्या है, और ऐसे बिहेवियर को आप चाहते हो कि सामने वाले अप्रूव करें। क्या ऐसी बात हुई है? नहीं हुई है। अंडरस्टैंडिंग सेल्फ इमेज डिस्टॉर्शन, ये समझना कि आपने खुद की इमेज खराब कर ली है, ये बात हुई है। इंट्रोड्यूस कराया तो सबसे पहले पॉइंट तो यही होता है, यही है ना कि पहले प्रॉब्लम जानो, पहले तो खुद को ठीक करो, बाकी चीजें तो बाद में ठीक होंगी। लर्निंग टेक्निक्स टू मैनेज सोशल आइसोलेशन, देखो इसके बारे में बात नहीं हुई है अभी, ठीक है, और हमें जानना क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट, कि अपने आप को सोशल आइसोलेशन कैसे करें। नहीं, ये नहीं है। फॉलोइंग अ स्ट्रिक्ट बिहेवियरल कंडीशनिंग प्लान
सो यहाँ कंडीशनिंग प्लान या स्ट्रिक्ट बिहेवियर की ऐसी भी कोई बात नहीं हुई है, यहाँ बात हुई है कि सेल्फ इमेज डिस्टॉर्शन की बात हुई है कि पहले आप ये समझो कि आपने अपनी इमेज खराब कर ली है अपने ही मन में, ठीक। कहां से? विद कंसिस्टेंट काउंसलिंग मीरा लर्न टू सेपरेट सोसाइटीज इम्पोज्ड स्टैंडर्ड्स फ्रॉम हर रियल इनर वर्ल्ड। एंड काउंसलिंग चली तो मीरा ने सीख लिया कि जो सोसाइटी ने जो स्टैंडर्ड सेट किए हैं, थोपे हैं, इम्पोज मतलब जबरदस्ती किसी पे फोर्सफुली कोई चीज लगाना है ना, थोपना कि तुमने मुझ पे थोप दिया है, बस वही। तो मीरा ने सीख लिया कि जो सोसाइटी के जो स्टैंडर्ड है उनको अलग रखना है अपनी रियल वर्ड से, अपनी रियल वैल्यू से। ओके, she started accepting that beauty is not a single fixed model decided by culture। और धीरे धीरे उसने रियलाइज कर लिया, उसने एक्सेप्ट कर लिया कि ब्यूटी कोई एक ऐसा मॉडल नहीं है, फिक्स्ड मॉडल नहीं है। अब देखो, हमें 4 लाइन बहुत आराम से पढ़ना है। क्यों आराम से पढ़ना है? इससे हम जानेंगे। ऑथर ने टोन पूछी थी कंक्लूडिंग लाइंस की, ठीक है, तो ये रही हमारी कंक्लूडिंग लाइंस। तो ब्यूटी एक सिंगल फिक्स मॉडल तो नहीं है डिसाइडेड बाय कल्चर, रादर इट एग्जिस्ट इन मेनी फॉर्म्स शेप्ड बाय डाइवर्सिटी, वेलबींग एंड सेल्फ काइंडनेस। कोई एक फिक्स मॉडल की बात नहीं हो रही है, ब्यूटी जो है वो कई फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, फॉर्म शेप्ड बाय डाइवर्सिटी, कुछ डाइवर्सिटी के अकॉर्डिंग, वेलबींग एंड सेल्फ काइंडनेस। ओके, जैसे ऐसे अलग अलग जगह पर लोग होते हैं, ब्यूटीज के पैरामीटर ऐसे चेंज होते रहते हैं। मीरा स्टोरी इज नॉट एन आइसोलेटेड केस, और मीरा का ही केस एक ऐसा इकलौता नहीं कि उसी को ऐसी प्रॉब्लम फेस कर रही है, सभी कर रहे हैं। इट रिफ्लेक्ट्स अ लार्जर क्राइसिस इन विच मैनी टीनेजर्स फाइट इनविजिबल बैटल्स बिहाइंड सीमिंगली परफेक्ट डिजिटल लाइफ्स। देखो, यहाँ सिर्फ दिखने की बात नहीं हो रही, यहाँ ये भी बात हो रही है कि आप देखो सोशल मीडिया पे दिखा रहा है कि 21 में आप बहुत अच्छा अर्न करने लग गए, 23 में आपने 3 BHK फ्लैट खरीद लिया इन मुंबई, एंड देन आपने एक डिफेंडर कार खरीद ली, और हम सोच रहे हैं कि हाँ हम स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है? हमें एकदम ऐसा फील होता है कि हम अंदर ही अंदर एकदम साइलेंट होने लगते हैं ना, हम अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं, हमें नहीं जाना सोशल गैदरिंग में, कोई पूछेगा तो क्या बताएंगे, वही वाला सीन चल रहा है। तो इसीलिए इट रिफ्लेक्ट्स अ लार्जर क्राइसिस इन विच मैनी टीनेजर्स फाइट इनविजिबल बैटल्स बिहाइंड सीमिंगली परफेक्ट डिजिटल लाइफ्स। डिजिटल लाइफ तो परफेक्ट दिखा रहे हैं सोशल मीडिया पर, बट उसके बिहाइंड बैटल कर रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं, ओके, स्ट्रगल कर रहे हैं। एड्रेसिंग दिस प्रॉब्लम डिमांड्स मोर देन सिंपल अवेयरनेस। और ये जो प्रॉब्लम है ना, ये सिंपल अवेयरनेस से भी ज्यादा कुछ चाहिए इसको। इट रिक्वायर्स शार्प मीडिया लिटरेसी, मीडिया में बताएं कि मतलब एक नॉर्मल ऐसी एटमॉस्फेयर क्रिएट करें कि ये जो दिख रहा है वो सही नहीं है, इसके भी बियॉन्ड लाइफ है। सपोर्टिव एंड एम्पैथेटिक स्पेस, सामने वाले को आप स्पेस दो, उसको समझो, समझाओ। एंड अ ब्रॉडर रीडेफिनेशन ऑफ ब्यूटी दैट गोज बियॉन्ड शैलो मेजरमेंट्स। और ब्यूटी की उसको रीडिफाइन करो कि ये जो शैलो मेजरमेंट्स है, खोखले, कि स्किन टोन वाइट ही होनी चाहिए, मैन 6 फीट टॉल ही होना चाहिए, है ना, और लड़की सुंदर ही होना चाहिए, सुंदर सब है, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बी होल्डर वाला काम है। तो शैलो मेजरमेंट्स के बियॉन्ड भी एक अच्छी ब्यूटी है, जिसको आप उस ब्यूटी की डेफिनेशन को आप रीडिफाइन करो, ये बात है। ये तो एज अ टीचर मैंने आपको सब कुछ समझाया है, बट अगर आप एक स्टूडेंट हो तो इसको 3 पार्ट्स में आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। फर्स्ट पार्ट ये हो गया कि वो सोशल मीडिया को स्क्रॉल करके अपने आप पे डाउट कर रही है, सेकंड उसे थेरेपी मिली, और थर्ड कि इसको कैसे चेंज किया जाए। इतना निकाल लोगे ना काफी होगा, ठीक है, बहुत नहीं है कि आप एक लाइन ट्रांसलेट करके चलो, और देखो इन 3 लाइन्स में ही आपको आंसर मिल जाएगा। तो ऑथर की टोन कैसी हुई? बहुत अच्छे से सोच रहा है ना, बहुत बढ़िया बता रहा है कि ब्यूटी को रीडिफाइन करो। तो ऑथर की टोन ही ना देख लें सबसे पहले। कंक्लूडिंग, सरकास्टिक थी क्या या डिसमिसिव थी? सबमिसिव होता है आप विनम्र हो, आप हम्बल हो। डिसमिसिव हो गया कि आप हम्बल नहीं हो, एरोगेंट टाइप। सरकास्टिक, क्या मजाक मजाक की बात चल रही थी क्या? बिल्कुल नहीं। थॉटफुल तो थी एंड सोशली क्रिटिकल भी थी। चीयरफुल, हैप्पी वाली और सेलिब्रेशन वाला भी कुछ नहीं था। इमोशनलेस तो आप कह ही नहीं सकते, इमोशंस की ही बात हो रही थी, है ना, और न्यूट्रल भी नहीं थी। ये थी थॉटफुल। जब आप ब्यूटी को रीडिफाइन करने की बात कर रहे हो, आप कहो कि मीडिया लिटरेसी सपोर्टिव है, होना चाहिए, तो ये थॉटफुल है। तो हमें अपना आंसर मिला। अब हम बात करेंगे विच ऑप्शन बेस्ट एक्सप्रेसेस द, जरूरी नहीं कि आप लाइन बाय लाइन ही सॉल्व करोगे, जहां आंसर मिल जाए हमें वही क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। विच ऑप्शन बेस्ट एक्सप्रेसेस द कोर मैसेज ऑफ द पैसेज।
तो टीनेजर्स आर मेनली अफेक्टेड बाय पीयर प्रेशर। देखो पीयर मीन्स होता है आपके किन्स, रिलेटिव्स, ओके। तो टीन्स रिलेटिव के प्रेशर से अफेक्ट हो जाते हैं, ये आप कहोगे ये तो बिल्कुल सही है, बट हमें ऐसे ऑप्शन को चूज नहीं करना है जो हमारे टॉपिक से बिल्कुल इररेलेवेंट हो। पीयर्स की, हमारे रिलेटिव्स की बिल्कुल बात नहीं की गई है, तो दिस वोंट बी आवर आंसर। मॉडर्न फैशन एंड कॉस्मेटिक ट्रेंड्स डोमिनेट टीन लाइफ। आप इसको वैसे एलिमिनेट कर सकते हो, जैसे मैंने आपको कहा कि कुछ ऑप्शंस आपको ऐसे मिलेंगे जो एकदम इररेलेवेंट होंगे आपके टॉपिक के, तो यहाँ कॉस्मेटिक से रिलेटेड कुछ बात नहीं हुई है। क्यूरेटेड डिजिटल ब्यूटी स्टैंडर्ड्स ट्रिगर साइलेंट साइकोलॉजिकल स्ट्रगल। तो कुछ ब्यूटी स्टैंडर्ड्स होते हैं, डिजिटल ब्यूटी स्टैंडर्ड्स, वही क्या करते हैं, हमारे साइकोलॉजिकल स्ट्रगल, हमारे दिमाग में स्ट्रगल पैदा करते हैं टीनेजर्स के। तो ये हमारा आंसर हो गया। Academic counseling is the most essential need for teens. This could be the right option, but normal life में, but हमारे टॉपिक में इससे रिलेटेड कोई बात नहीं है, तो फिर हम इसको भी एलिमिनेट करके चलने वाले हैं। तो थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ भी, लास्ट के 2 है। नॉइंग डिसोनेंस। नॉइंग मीन्स होता है कोई ऐसी टेंशन, जो ऐसी बात जो आपको टेंशन दे, एंड डिसोनेंस होता है लैक ऑफ हार्मनी। ओके, टेंशन के चक्कर में क्या हो रहा है, लैक ऑफ हार्मनी, एग्रीमेंट नहीं बन पा रहा है आपके लोगों के बीच में, बात नहीं बन पा रही है। तो द फिजिकल एक ऑफ हंगर फ्रॉम मिसिंग मील्स, आपका खाना मिस हो गया है तो उससे आपको भूख है, उससे आपको फिजिकल एक हो रहा है, तो ऐसा तो कुछ नहीं है, एक मीन्स पेन होता है। द नेगिंग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हर रियल सेल्फ एंड ऑनलाइन ब्यूटी आइडियल्स। तो टेंशन किस बात की हो रही थी, किस बात से टेंशन हो रही थी, किस बात से लैक ऑफ हार्मनी थी, है ना, आपके बीच में कंटिन्यूसली कंप्लेन चल रही थी, रियल सेल्फ में कि आप कैसे हो, एंड ऑनलाइन ब्यूटी आइडियल्स में। तो दिस कुड बी आवर आंसर, बट 2 ऑप्शंस और देख लेते हैं। हर कांस्टेंट आर्गुमेंट्स विद टीचर एट स्कूल, स्कूल टीचर कुछ नहीं है। हर ग्रोइंग डिटैचमेंट बिकॉज ऑफ एकेडमिक स्ट्रेस, ये तो बात हुई नहीं कि एकेडमिक स्ट्रेस के चलते आप किसी थिंग से डिटैच हो रहे हो, नहीं ना। तो हमारा आंसर क्या हो गया, बी हो गया। यहां अकॉर्डिंग टू द पैसेज मीराज मेंटल एंड इमोशनल डिक्लाइन कैसा था उसका, ओके, मीरा का मेंटल एंड इमोशनल डिक्लाइन कैसा था, सडन एंड ओपनली कन्फ्रंटेशनल, अनप्रिडिक्टेबल एंड मेंट टू ड्रॉ अटेंशन, ग्रेजुअल, हिडन एंड इनवर्डली डैमेजिंग, लाउड, डेफिएंट एंड रिबेलियस। अगर आपने इस पैसेज को बहुत अच्छे से रीड किया, ठीक है, और ऐसा नहीं कि लाइन बाय लाइन, अगर समझा है तो आपको ये समझ आया होगा कि ये जो बैटल है एकदम हर स्लाइड इनटू डिस्मॉर्फिया, वही मेंटल इलनेस, वाज ग्रेजुअल एंड साइलेंट। ओके, साइलेंट है, कैसा है, साइलेंट है। और भी अगर आपको इससे भी समझना आए तो जब आप इस पैसेज को पढ़ रहे हो तो आप देख रहे हो इनविजिबल बैटल्स, ओके, आउटबर्स्ट नहीं है, ये क्या है, बट विद अ डिस्टर्बिंग साइलेंस। तो आप पूरे पैसेज में देखो तो आपको मिल रहा है कि ये जो बैटल है वो साइलेंट है, इनविजिबल है, ठीक। तो हमें आंसर मिल जाएगा सडन। ओपनली कन्फ्रंटेशनल तो नहीं चल रहा है कि खुल के आप किसी का सामना कर रहे हो, नहीं। अनप्रिडिक्टेबल एंड मेंट टू ड्रॉ अटेंशन, इससे हम किसी की अटेंशन भी ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, बिकॉज हम तो अपने आप को कन्फाइन कर रहे हैं, एकदम साइलेंट हो रहे हैं, तो ये भी नहीं है। लाउड तो हम बिल्कुल नहीं है, वही बात आ गई, साइलेंट की बात हो रही है, डेफिएंट भी नहीं, रिबेलियस, क्रांतिकारी एकदम। ग्रेजुअल, हिडन एंड इनवर्डली डैमेजिंग, मन में डैमेज हो रहा है, हमारे दिमाग में। तो आंसर मिल गया, समझ में आया, ऐसे सॉल्व करना है, ओके। नाउ नेक्स्ट, सो ये है हमारे क्वेश्चंस। व्हाट इज द मेन पॉइंट ऑफ ग्रुप थिंक एज प्रेजेंटेड इन द पैसेज, पैसेज के अकॉर्डिंग हमारे ग्रुप थिंक का मेन पॉइंट क्या है। एज पर द पैसेज आपको नहीं दिख रहा होगा, अब दिख रहा है, as per the passage which evolutionary tendency fuel social conformity, conformity होता है सिमिलरिटी, एग्रीमेंट, ओके। तो कौन सी ऐसी इवोल्यूशनरी टेंडेंसी है जिसने सोशल कंफर्मिटी को और सही बताया है और उसको फ्यूल दिया है, राइट, उसको और एनकरेज किया है। विच इंसिडेंट इज मेंशन्ड एज अ रियल लाइफ आउटकम लिंक टू ग्रुप थिंक। तो रियल लाइफ ऐसा कौन सा इंसिडेंट हुआ है, ऐसा कौन सा आउटकम है जो ग्रुप थिंक से लिंक्ड है। How does the passage say digital platforms strengthen strengthen conformity? तो पैसेज कैसे कहता है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं वो कंफर्मिटी को और मजबूत बनाते हैं, राइट। What remedy does the passage recommend for groupthink and conformity? के लिए उसने इस पैसेज के थ्रू इस पैसेज के अकॉर्डिंग क्या रेमेडी है, समझ आया। ये हो गए हमारे क्वेश्चंस। अब हम आंसर पढ़ेंगे, सॉरी अब हम पैसेज पढ़ेंगे। डन, ओके, डन।
ठीक, तो आप एक बार चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो और खुद से रीड कर सकते हो, खुद से समझ सकते हो, है ना। फिर नहीं आए तो मुझे देख लेना है, आप भी जाए फिर भी कि आपकी अप्रोच में और मेरी अप्रोच में क्या डिफरेंस रहने वाला है। ये रहा, ओके ठीक है। तो हमने क्वेश्चंस में कीवर्ड देखे थे क्या आपने, बताओ। यहाँ हो गया मेन पॉइंट ऑफ ग्रुप थिंक हो गया, है ना। यहाँ हो गया एवोल्यूशनरी टेंडेंसी, जहां हमें मिलेगी वहां हम फोकस करेंगे। रियल लाइफ आउटकम क्या है वो हम फोकस करेंगे। और डिजिटल प्लेटफॉर्म जहां कुछ आएगा वहां फोकस करने वाले हैं। एंड ये देखेंगे कि पैसेज में क्या रेमेडी बताई है ग्रुप थिंक की एंड कन्फर्मिटी की। तो ये कीवर्ड्स हमने सेलेक्ट कर लिए, फाइन। नाउ लेट्स रीड। A common pattern in group decision making, widely known as groupthink, तो occurs when a team's hunger for complete agreement becomes stronger than its willingness to examine other viewpoints with a critical lens। तो group decision making में ना एक common pattern है जिसको हम groupthink बोलते हैं। ये तब होता है जब टीम की हंगर क्या है, टीम की हंगर है कि सब एग्री करें हैं एक ही बात पर, सब एक ही बात पे एग्री करें, ना कि और इस पे नहीं है कि किसी और ने भी कुछ अलग पॉइंट दिया है उसको भी एग्जामाइन करें। मतलब उनका कहने का ये है कि मेजॉरिटी जो कह रही है बस वही सही होगा या वही हम एग्री करेंगे, और किसी एक पर्सन का, कोई किसी इंडिविजुअल का एक अलग से पॉइंट है तो उसको एग्जामाइन करना, उस पर ध्यान देना जरूरी नहीं समझते हैं। examine other viewpoints with a critical lens. As a result, choices often turn defective because disagreement is either quietly silenced from within or discouraged through social consequences. और फिर इसका रिजल्ट क्या निकल के आता है कि चॉइसेस कभी कभी इंसान को लगता है कि डिफेक्टिव हैं, और डिसएग्रीमेंट क्या होता है, डिसएग्रीमेंट जो है आपस में नहीं बन पा रही है, आपके और मेरे जो थॉट्स हैं वो नहीं मैच कर रहे हैं, तो या तो वो साइलेंटली मतलब क्वाइटली साइलेंस कर दिए जाते हैं, या सोशल कॉन्सिक्वेंसेस के थ्रू कि इनका सोशल कॉन्सिक्वेंसेस का रिजल्ट क्या निकल के आता है, क्योंकि एक किसी का अलग व्यू पॉइंट है तो उसको सारा दिमाग में लेके चलना पड़ता है ना कि ये सब एक ही बात पे एग्री कर रहे हैं तो मेरा गलत हो गया तो हम अपने आप को वैसे ही साइलेंट कर लेते हैं, इसका रिजल्ट क्या होगा तो हम अपने आप को डिस्करेज कर देते हैं कि रहने दो। क्लोजली लिंक टू दिस इज सोशल कन्फर्मिटी, एंड ये जो है वो सोशल कन्फर्मिटी से लिंक्ड है कि हाँ सब एक साथ ही एक ही बात पे एग्री करें। ओके, द टेंडेंसी टू एडजस्ट वंस ओपिनियंस और एक्शंस टू मैच द मेजॉरिटी ऑफन अनकॉन्शियसली। ओके, और ये टेंडेंसी यहाँ क्या है कि सब ना एक ही बात पर एग्री कर जाएं। ओके, टू गेन एक्सेप्टेंस, और देखो यहाँ टेंडेंसी की बात हुई थी बट वहां इवोल्यूशनरी टेंडेंसी, तो यहाँ नॉर्मल टेंडेंसी हो रही है, तो यहाँ से हमें क्वेश्चन नहीं मिलेगा आंसर। टू गेन एक्सेप्टेंस और प्रिवेंट फ्रिक्शन इन क्लोजली बॉन्डेड सर्कल सच एज बोर्ड रूम्स, पॉलिसी ग्रुप्स और एकेडमिक कमिटीज, इंडिविजुअल्स में होल्ड बैक अपोजिंग आइडियाज ड्यू टू फियर ऑफ एक्सक्लूजन और डैमेज टू रेपुटेशन। ओके, गेन एक्सेप्ट करने के लिए और फ्रिक्शन रोक पाए। फ्रिक्शन मीन्स देखो फ्रिक्शन होता है ना, जब आप दो चीजों को आपस में रब करते हो, रगड़ते हो तो फ्रिक्शन होता है, यानी कि आग पैदा होती है। तो वही फ्रिक्शन मीन्स कि दो मतलब लड़ाई ना हो जाए, मतभेद ना हो जाए, इसको रोकने के लिए तो इंडिविजुअल्स जो अपने इन क्लोजली बॉन्डेड सर्कल, जो कुछ सर्कल्स होते हैं, बोर्ड रूम्स, पॉलिसी ग्रुप्स और एकेडमिक कमिटीज, वहां एक इंडिविजुअल जिसका अलग पॉइंट ऑफ व्यू है वो अपने आप को रोक लेता है कि ये जो आइडिया पे सब एग्री कर रहे हैं मैं उसको अपोज ना करूं। किसके कारण? उसको डर है कि मैं निकाल दिया ना जाऊं, मैं अलग से कुछ बात करूं, या फिर मेरी रेपुटेशन डैमेज ना हो जाए। विद टाइम दिस शेयर्ड यूनिफॉर्मिटी क्रिएट्स मेंटल स्टैग्नेशन, weakness, creativity and increases the chance of strategic misjudgments। अब देखो ऐसा होने लगेगा, सबको डर लगेगा, तो कोई क्रिएटिव सोचेगा तो वो नहीं सोच पाएगा, और जब सोचेगा नहीं तो फिर मेंटल स्टैग्नेशन तो आ ही जाएगी, है ना, सामने वाले का दिमाग काम करना बंद कर जाएगा। यही बात यहाँ हो रही है। द बे ऑफ पिग्स एपिसोड एंड द चैलेंजर स्पेस शटल ट्रेजेडी are commonly highlighted as classic cases where groupthink distorted judgment। देखो यहाँ बात चल रही है कि दो ऐसे केसेस हैं, बे ऑफ पिग्स एंड द चैलेंजर स्पेस शटल ट्रेजेडी मतलब ये बात कुछ सच में हुई है। ओके, जो ग्रुप थिंक वाली जो इमेज है ना, जो जजमेंट है, उसको खराब करते हैं।
आई थिंक ऐसा हुआ होगा कि ये दो ट्रेजेडी हुई होंगी और जब सबने एक जैसा सोचा होगा और फिर उस पर वर्क किया होगा तो वो काम नहीं किया होगा, है ना, उसने कुछ गलत रिजल्ट दिया होगा, तभी तो वेयर ग्रुप थिंक डिस्टॉर्टेड जजमेंट। फ्रॉम अ साइकोलॉजिकल एंगल, conformity is tied to our evolutionary pull toward tribal belonging, where standing apart once carried survival threats। तो अगर हम साइकोलॉजिकल एंगल से देखें तो क्या होता है कि जो ट्राइबल्स जो होती हैं, अगर ये अलग अलग हो जाएंगी तो क्या ये एग्जिस्ट कर पाएंगी? ओके, ये साथ में रहती हैं, जहां भी जाती हैं, यहां से यहां अगर जाएं, इस प्लेस को छोड़ें और इस प्लेस जाएं, तो हमेशा साथ में रहती हैं। बिकॉज ये अलग अलग हो जाएंगी तो उनको थ्रेट रहता है कि क्या ये सर्वाइव कर पाएंगे। तो साइकोलॉजिकल एंगल से ये जो ग्रुप थिंक है, जो ग्रुप में आप रहते हो, यूनिफॉर्मिटी, वो सही है। ओके, तो यहां से हमें कुछ आंसर मिल सकता है। देखें, देखो, व्हाट इज द मेन पॉइंट ऑफ ग्रुप थिंक एज प्रेजेंटेड इन द पैसेज। जरूरी नहीं है पूरा पढ़ने के बाद ही आंसर मिलेगा, मिल सकता है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज डिपेंड करेगा। जनरेटिंग आइडियाज थ्रू टीम वर्क, ये है कि टीम वर्क के थ्रू आइडियाज जनरेट करना है। आइडियाज ही तो जनरेट नहीं कर रहे हैं, जो सब कह रहा है वैसे पे एग्री कर रहे हैं। प्रायोरिटाइजिंग एग्रीमेंट ओवर एवेल्युएशन, ये देखते हैं। रिलाइंग ऑन ओनली ऑन स्पेशलिस्ट, ये तो बात नहीं हो रही है। रिलाई मीन क्या होता है? डिपेंड करना, कि आप स्पेशलिस्ट पे डिपेंड कर रहे हो, नहीं, जो सब कह रहे हैं उस बात पे हम एग्री कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटिंग अथॉरिटी अक्रॉस यूनिट्स, तो यूनिट्स के अक्रॉस आप क्या कर रहे हो? आप अथॉरिटी को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, ऐसा भी नहीं है। प्रायोरिटाइजिंग एग्रीमेंट ओवर एवेल्युएशन, ये सेकेंड लाइन में ही बात हुई है कि आप क्या है कि सब जिस बात पे एग्री कर रहे हैं आप उसी को प्रायोरिटाइज कर रहे हो, आप इसी को ही मतलब प्राथमिकता दे रहे हो, किसी दूसरे के पॉइंट को आप एग्जामाइन ही नहीं कर रहे हो। ओके, आप इवेल्युएट ही नहीं कर रहे हो, तो हमारा बी आंसर मिल गया हमें। एज पर द पैसेज विच इवोल्यूशनरी टेंडेंसी फ्यूल सोशल कन्फर्मिटी, अभी हमने क्या कहा था कि जो ट्राइबल जो लोग हैं वो सोशल कन्फर्मिटी को बढ़ावा देते हैं, बिकॉज उन्हें पता है कि अगर वो अलग अलग हो जाएंगे तो डेफिनेटली उनके सर्वाइवल पे थ्रेट आ जाएगी। क्रेविंग फॉर कंट्रोल, कंट्रोल के लिए सोचना, डिजायर करना, नहीं। अर्ज फॉर सक्सेस, नहीं। डिजायर फॉर कंफर्ट एंड लग्जरी की बात नहीं हुई है। इंस्टिंक्ट फॉर ट्राइबल बिलोंगिंग्स एंड सेफ्टी, यही बात हुई थी ना, ट्राइबल बिलोंगिंग की बात हुई थी। इवोल्यूशनरी टेंडेंसी मिल गया। Which incident is mentioned as a real life outcome? बे ऑफ पिग्स ट्रेजेडी, ट्रेजेडी क्या होती है? जो कुछ हुई हो पहले, राइट? जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी, तो वो हुआ था ना रियल लाइफ में, तो भाई रियल लाइफ आउटकम। आप देखो, वर्ड्स उन्होंने घुमा के दे दिए, वर्ड्स चेंज करके दे दिया। अगर वो ट्रेजेडी बोल देते तो हम फटाक से लगा देते, पहले उसको पढ़ते और यहाँ आते, बट उन्होंने यहाँ रियल लाइफ आउटकम दे दिया और वहां ट्रेजेडी दे दी, लेकिन दोनों का मीनिंग एक ही है, क्योंकि ट्रेजेडी हुई है, इट मीन्स रियल लाइफ में कुछ तो हुआ होगा। ओके, अब मेजर पीस ट्रीटी, कोल्ड वॉर से रिलेटेड कुछ बात नहीं हुई है। अब नेशनल रेफरेंडम आउटकम, नहीं। स्टॉक मार्केट से भी नहीं। चैलेंजर स्पेस शटल डिजास्टर, उन्होंने दो ट्रेजेडी हुई थी, एक की बात करी है, बे ऑफ पिग्स की बात नहीं करी है। ओके, अब डिजिटल प्लेटफॉर्म से रिलेटेड अभी हमने कुछ नहीं रीड किया है, एंड चलो चलते हैं, पढ़ना तो है। टुडे दैट सेम इम्पल्स शोज अप थ्रू peer pressure, workplace norms and online echo chambers, online echo chambers। ये जो सेम इम्पल्स है, इम्पल्स मीन्स बिना सोचे समझे आप एकदम डिसीजन ले रहे हो। इम्पल्स शोज अप थ्रू पीयर प्रेशर के थ्रू भी ये जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट होती है कि नहीं गलत ना हो जाए, ऐसा है। वर्क प्लेस नॉर्म्स एंड ऑनलाइन इको चैम्बर्स की जो सब कह रहे हैं वही मान के चल रहे हो, क्योंकि वर्क्स के नॉर्म्स ऐसे हैं, आप पे प्रेशर भी रहता है। ओके, कभी कभी किसी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करने का मन नहीं है, बट वो पीयर, वो रिलेटिव्स का जो प्रेशर रहता है कि नहीं इसी से ही इज्जत मिलने वाली है, तो आप कर लेते हो, फिर उसमें एग्री कर जाते हो, वही बात हो रही है। ओके, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स इंटेंसिफाई कन्फर्मिटी, बिकॉज डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है ना, उस कन्फर्मिटी, वो एग्रीमेंट को और इंटेंसिफाई, एनकरेज करते हैं, बिकॉज एल्गोरिथम्स कंस्ट्रक्ट पर्सनलाइज्ड बबल्स दैट कंफर्म एग्जिस्टिंग बिलीफ while screening out conflicting perspectives। यही बात है सिंपल्स की, वो जो एल्गोरिथम ये बताता है कि जो जिस पे सब एग्री कर रहे हैं ना वही चीज सही है, एग्जिस्टिंग बिलीफ ही ठीक है। The antidote to this narrowed thinking is to build dissent into the system। dissent क्या होता है? dissent is असहमति, ओके, और नैरो क्या हो गया? छोटी थिंकिंग।
तो इस छोटी थिंकिंग का कि सब एक ही बात पे एग्री कर जाए, कोई और व्यू पॉइंट अपना ना दे, किसी का पॉइंट अलग है तो वो ना कहे, इसका एंटीडोट क्या है कि इस चीज को रोका जाए, कि आप एक ऐसा सिस्टम बिल्ड करो जहां असहमति भी हो, जहां कोई अगर डिसएग्री करे आपकी बातों से तो ठीक है. When teams welcome principal disagreement, it becomes a mental safety check against tunnel vision. Tunnel vision basically क्या हो गया, टनल छोटी सी रहती है जिसमें आप बहुत ज्यादा नहीं देख सकते, तो वही टनल विजन ये है कि जहां आप अलग अलग चीजों को नहीं देख रहे हो, कम चीजों को देख रहे हो. ओके, तो टीम क्या करे ना, टीम डिसएग्रीमेंट, जो डिसएग्रीमेंट कोई कर रहा है तो उसको वेलकम करे. ओके, जब आप किसी के अलग पॉइंट्स को अग्री करोगे तो वो डेफिनेटली और क्रिएटिव सोचेगा. इट बिकम्स, उसको ये डर नहीं रहेगा कि मेरी इमेज खराब होगी या मुझे बाहर निकाल दिया जाएगा. ठीक, इट बिकेम्स अ मेंटल, फिर क्या होता है, हम माइंड से फ्री हो जाते हैं कि मेरा एक्सक्लूजन तो नहीं होने वाला है, मेरी इमेज तो खराब नहीं होगी, बिकॉज यहाँ एटमॉस्फेयर है ऐसा कि अगर आप डिसएग्री कर रहे हो किसी के पॉइंट से तो यू कैन टेल. अगेंस्ट टनल विजन, वही छोटा सा विजन, क्योंकि सब एक बार में हाँ कर रहे हैं, अलग अलग कोई क्रिएटिव बन ही नहीं रहा है. Encouraging an environment where counter views are valued, अगर कोई काउंटर व्यू दे रहा है तो उसको आप वैल्यू करो, पनिश ना करो, सपोर्ट करो, और ज्यादा बैलेंस्ड हो, और ज्यादा रिजिलियंट डिसीजन हो पाए. इन अ टाइम शेप्ड बाय वायरल फैक्ट्स, वायरल ट्रेंड्स जो बहुत जल्दी एकदम जाते हैं और डाउन आ जाते हैं, polarized debate and performative agreement, the bravery to question the crowd is both uncommon and necessary. Real progress grows not from automatic loyalty to majority norms, but from critical probing and the nerve to challenge what feels comfortable. यहाँ बात क्या हो रही है, जब भीड़ में से उठ के जब एक पर्सन क्वेश्चन करता है या किसी बात से किसी मेजोरिटी से डिसएग्री करता है, तो ये बहुत ब्रेवरी का काम है. ओके, पूरी क्लास में हम बच्चे बैठे हैं, अगर कोई एक खड़ा होके आंसर दे दे तो बहुत ब्रेवरी का काम रहता है. ओके, तो ये बहुत अनकॉमन भी है और बहुत जरूरी भी है. रियल प्रोग्रेस क्या है, रियल प्रोग्रेस ये नहीं है कि लॉयलिटी से आ रही है. रियल प्रोग्रेस वो है जब आप अलग सोचते हो, जब आप एकदम ही डिफरेंट जाते हो, आप में इतनी हिम्मत होती है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कुछ चैलेंजिंग करें. ठीक है, सिंपल. तो कहाँ हमें क्या और रह गया है, हाउ डज द पैसेज से डिजिटल प्लेटफॉर्म कैसे कन्फर्मिटी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, कैसे मजबूत बनाते हैं. सेंसिटिव डिबेट को बैन करके, बैन से रिलेटेड कुछ नहीं है. बाय समराइजिंग फैक्ट्स थ्रू विजुअल्स, ऐसी कोई बात हुई है नहीं. बाय अलाउइंग हिडन आइडेंटिटीज को अलाउ करके नहीं. बाय क्रिएटिंग क्यूरेटेड इको चैम्बर्स, इफ यू डोंट बिलीव यू कैन सी हियर. वर्कप्लेस नॉर्म्स एंड ऑनलाइन इको चैम्बर्स, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स इंटेंसिफाई कन्फर्मिटी. मिल गया, तो ये हो गया हमारा आंसर. व्हाट रेमेडी डज द पैसेज रेकमेंड फॉर ग्रुपथिंक एंड कन्फर्मिटी, उन्होंने क्या रेमेडी दी है कि आप वेलकम करो कोई अगर डिसएग्री कर रहा है किसी के अलग थॉट्स को. अपॉइंटिंग मोर एक्सपीरियंस सीनियर से रिलेटेड कोई बात नहीं हुई है कि आप और अच्छे एक्सपीरियंस सीनियर्स को अपॉइंट करो. एनफोर्सिंग स्ट्रिक्ट कंप्लायंस नहीं. इंक्रीजिंग ऑनलाइन रीच एंड कनेक्शन नहीं. लास्ट में क्या बात हुई है कि अगर कोई असहमति दिखा रहा है तो उसको एनकरेज करो. ओके, कंस्ट्रक्टिव, यूजफुल जो डिसेंट है, अगर हेल्पफुल जो डिसेंट है, डिसेंट मीन्स आप डिसएग्री कर रहे हो, उसको आप एनकरेज करो. ठीक है, तो आंसर मिला. ये तो था कि एज ए टीचर मैंने आपको समझाया, बट अगर आप इसका थोड़ा सा सेंस निकाल लेते कि ग्रुप थिंक चलता है तो सामने वाला ग्रुप थिंक में क्या होता है कि मेजोरिटी की बात मानी जाती है, किसी अलग का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देखा जाता है, फिर वो कितना भी अच्छा हो इसके चक्कर में इंसान साइलेंट हो जाता है. उसे लगता है कि अगर मैं अलग से कुछ कहूंगा तो मुझे निकाल ना दे, मेरी रेपुटेशन खराब ना हो जाए. बट इसको कट करना जरूरी है, बिकॉज इससे मेंटल स्टैग्नेंस आ जाती है, क्रिएटिविटी कम हो जाती है, इंसान अच्छा सोचना बंद कर देता है ना. तो ये सारी बातें हुई हैं. इतना भी आप ट्रांसलेशन कर लेते, इतना भी आप सेंस निकाल लेते, बीइंग अ हिंदी मीडियम स्टूडेंट और बीइंग अ बिगिनर हु इज नॉट गुड एट इंग्लिश, तो आपका काम हो जाता. ठीक है, अब पढ़े नहीं, ये फिर मिस्टेक थोड़ी करना है, अभी तो सीखा है. देखो इतना बड़ा है, अगर आप इसको नॉर्मल पेज पे देखोगे ना, ये तो बोर्ड है, तो आपको 3 पेज का तो ऑलमोस्ट ही लगने वाला है. ओके, सो द मॉडर्न नेम फॉर द सिटी ऑफ एक्स ला शपेल. अब इसका नेम देखना है हमें, तो आप मॉडर्न नेम, आपने इतना कीवर्ड उठाया. ओके, हाँ, कि जहां मॉडर्न नेम की बात होगी या सिटी की या इसकी बात होगी, आपको सिर्फ एक देखना है, तो वहां हम देख लेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू एज पर द पैसेज.
Reuter used to send 2 pigeons to his friend in Brussels. Reuter sold his bookshop to become banker. London was the principal business city only of Europe. देखो only आया है, अब इस कीवर्ड से ना हम देख लेंगे कि स्टेटमेंट कैसे जाएगा. Gauss was a famous physicist and astrologer. चलो हो गया. Choose the correct meaning of the word munitions. Ammunition, subscription, information and accreditation. ओके तो बताओ म्यूनिशन का मीन्स होता है हथियार. ओके वेपन्स, एम्यूनिशन. चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द पैसेज. Reuter and telegraph, role of birds in Reuter's life, where there is a will there is a way, the workshop of the world. अब देखो where there is a will और there is a way का मीन्स क्या होता है, जहाँ इच्छा होती है ना कि हाँ मुझे ये करना है तो वहाँ का रास्ता निकल ही आता है. The thing important to bankers and financiers was डिप्लॉइंग स्पेशल मैसेंजर्स. ठीक है, यहाँ क्या रखना है, यहाँ कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है बैंकर्स के लिए एंड फाइनेंसियर्स के लिए. डिप्लॉइंग स्पेशल मैसेंजर्स, गेटिंग कनेक्टेड बाय टेलीग्राफ, हियरिंग न्यूज बिफोर अदर पीपल और मेकिंग मैक्सिमम प्रॉफिट्स. वील लुक फॉर इट इन आर. ओके सो चलो देख लिया, अब पढ़ें. चलो यहाँ से करते हैं. देखो आपका काम स्किमिंग करना है, मेरा रीडिंग करके समझाना है. बट स्किमिंग कैसे करते हैं आई विल टेल यू. ओके Reuter was born in 1816. पहले हम समझ लें थोड़ा. 1816 टू Jewish पेरेंट्स इन द जर्मन सिटी ऑफ कैसल. तो देखो और आपको ना आपने ये लाइन पढ़ी और आपने क्या किया, हमारी नॉर्मल जो रियल लाइफ में क्या है हम इंग्लिश पढ़ते हैं हिंदी ट्रांसलेट कर लेते हैं. नहीं, क्वेश्चन इंग्लिश में पूछा, इंग्लिश में क्या है तो हिंदी ट्रांसलेट क्यों करना है, ज़रूरत ही नहीं है. जहाँ आपको कीवर्ड मिले बस वहाँ रुक जाना है. ओके तो Reuter क्या है, जर्मन सिटी में पैदा हुआ था, उसके ज्यूइश पेरेंट्स से 1816. देखो यहाँ बॉर्न का कुछ पूछा गया है तो बस उस चीज़ को छोड़ देना है ना. बस आप देखो मीनिंग भी मत निकालो अपने मन में, कुछ भी मत करो. बॉर्न से रिलेटेड कुछ भी नहीं पूछा गया ना तो इस पर फोकस करने की जरूरत क्या है, नहीं है. सिंपल. अब पूछते कि वो कहाँ पैदा हुआ, ये ऐसा वैसा, तो हम थोड़े ध्यान से पढ़ते. His father died when he was 13 and he had to find work in his uncle's bank in Göttingen. तो उसके जो फादर थे वो जब वो 13 का था तब एक्सपायर हो गए थे, तो वो अपने अंकल के वहाँ गॉटिंगन में वहाँ काम करता था. ओके बैंक में. The professor of astronomy at the university of that city was the famous mathematician and physicist Gauss, who at that time was carrying out experiments with the electric telegraph. देखो गॉस से रिलेटेड आप ध्यान दो तो हमारे पास एक ऑप्शन था. वेट देखो गॉस है ना, था ना ऑप्शन. तो ये थोड़ा याद रखना पड़ेगा, ये हैबिट बनानी पड़ेगी. तो जहां मैंने गॉस देखा ना बस मैं उस लाइन को ही अच्छे से पढ़ने वाली हूँ. अदरवाइज तो मैं ऊपर के 2 लाइन तो ड्रॉप ही कर दूंगी ना, उसकी तो स्किमिंग ही करूंगी, है ना. ये तरीका है. तो द प्रोफेसर ऑफ एस्ट्रोनॉमी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ दैट सिटी वाज द फेमस मैथमेटिशियन एंड फिजिसिस्ट गॉस. गॉस जो थे वो प्रोफेसर थे एस्ट्रोनॉमी के, वो बेस्ट एकदम फिजिसिस्ट भी थे एंड मैथमेटिशियन भी थे. अगर यहाँ आपने पढ़ा होगा तो ऑप्शन मिल जाएगा, अदरवाइज हम आगे देखेंगे, बार बार ऐसे कुछ नहीं करेंगे. ओके हु एट दैट टाइम वॉज कैरिंग आउट एक्सपेरिमेंट्स विद द इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ. तो वो जो गॉस थे वो क्या थे, वो अच्छे मैथमेटिशियन थे, फिजिसिस्ट थे एंड उस टाइम वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे विद इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ. इन 1845 Reuter मैरिड द डॉटर ऑफ अ बैंकर. 2 years, अब देखो ये समझ में आ रहा है ना तो उसको समझने की क्या जरूरत है. 2 years later with borrowed money he became a partner in a firm of booksellers, but selling books was not exciting enough for this young man. तो उसकी शादी हो गई, फिर उसने बुक शॉप ओपन कर ली, बट उसका इंटरेस्ट उसमें नहीं था. ओके ही बिकेम अ पार्टनर इन अ फर्म ऑफ बुक सेलर्स बट सेलिंग बुक्स वॉज, हाँ ये पढ़ चुके हैं. बैंकर्स एंड फाइनेंसियर्स who trade in money attach a great deal of importance to hearing news before other people. इसको थोड़ा सा कर लेते हैं क्योंकि आया था ना हमारे में, आया था ना आपने थोड़ा सा अगर कीवर्ड को ऐसे, द थिंग इम्पॉर्टेंट टू बैंकर्स एंड फाइनेंसियर्स, है ना, क्या है, पहले न्यूज सुनना, हियरिंग न्यूज बिफोर अदर पीपल. ओके किस लिए वो देख लेते हैं. हु ट्रेड इन मनी अटैच अ ग्रेट डील ऑफ इम्पोर्टेंस, मिल गया. टू हियरिंग न्यूज बिफोर अदर पीपल, अब जरूरी तो नहीं ना कि फर्स्ट इक्वेशन पहले सॉल्व करेंगे, जो मिल जाए वो करेंगे. बाय डूइंग दिस दे गॉट अपॉर्चुनिटीज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड मेकिंग लार्ज सम ऑफ मनी. देखो बैंकर्स हैं, उन्हें स्टॉक्स के बारे में पहले ही पता पड़ जाए कि अरे पैसे गिरने वाले हैं, ऐसा है वैसा है, तो वो उस हिसाब से पैसे लगाते हैं, तो उससे क्या है ज़्यादा पैसा आता है, राइट, आप जल्दी कमा पाते हो. So 30 years before, the Rothschilds had made a great sum of money because they employed a special messenger
who brought them news of the fall of Napoleon before anyone else heard about it. तो क्या है, देखो रॉथस्चाइल्ड्स थे, उन्होंने ये काम किया था कि पहले न्यूज़ पता कर लेते थे कि हाँ स्टॉक गिरने वाले हैं, बढ़ने वाले हैं, कौन से, ऐसे वैसे, तो उससे क्या है कि वो उसी हिसाब से पैसे लगाते थे और वो जल्दी रिच हो गए. ओके, who brought them, okay, 30 years, who brought them news of the fall of Napoleon before anyone else heard about it. Reuters knew all this having trained in a bank, and the idea came to him that if he could provide advance news, businessmen would be only too glad to pay him for it. देखो उसको ये सारी बात पता था कि हाँ रॉथस्चाइल्ड ने कैसे पैसे अर्न किए, तो उसने भी दिमाग लगाया कि अगर मैं भी पहले इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराने लगूँ तो ये जो बैंकर्स, मुझे भी अच्छे बिजनेसमैन से काफ़ी पैसा मिलेगा, बिकॉज अब मैं बताऊंगा ना कि हाँ कब चीज़ें बढ़ने वाली हैं, कब गिरने वाली हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट. ओके, in 1849 therefore he sold his interest in the bookshop and took a small office. ये लाइन हमने पढ़ी थी तो इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लिया. ओके, तो फिर उसने क्या किया, ये सारा काम करने के लिए ना अपनी बुक शॉप बेच दी. ही सोल्ड हिज इंटरेस्ट क्या बेची, बुक शॉप ही बेच दी. स्मॉल ऑफिस एट एक्स ला चैपेल नाउ एशन. ओके, देखो प्रोनाउंसिएशन कुछ भी हो सकता है, उस पर ध्यान नहीं देना है. तो हमसे मॉडर्न नेम पूछा गया था, एक्स ला चैपेल का पूछा गया था ना, तो क्या है, नाउ एशन. ओके, ऐसे मिलते हैं. Then he went to a local bird fancier and bought 20 pairs of carrier pigeons. फिर उसने क्या किया कि वो गया लोकल बर्ड फैंसियर के पास और उसने 20 पेयर ऑफ पिजन्स खरीदे. चिट्ठी कबूतर जा वाला काम हो रहा है. Reuter then took a friend into his confidence. This man was a stockbroker who worked at the Brussels stock exchange and could. देखो फिर उसने क्या किया कि अपने साइड अपने फ्रेंड को कर लिया. ओके, फ्रेंड इनटू हिज कॉन्फिडेंस, तो अपने हाँ कर दिया कि तुम भी पैसे वाले बनोगे और मैं भी, तो मेरी साइड हो जाओ. तो वो हो गया. वो कहाँ काम करता था, वो स्टॉक ब्रोकर था, राइट. वो ब्रुसेल के स्टॉक एक्सचेंज में काम करता था. सो देयरफॉर प्रोवाइड द न्यूज विच बिजनेसमैन इन एक्स रिक्वायर्ड. इन एक्स का मतलब है वो जगह, कि वो ऐसी स्टॉक के बारे में ऐसी इंफॉर्मेशन दे जो वहाँ के बिजनेसमैन को ज़रूरी है. Each day, Reuter put on the Brussels mail coach a case containing a pair of pigeons addressed to his friend. When the birds were delivered to him, the friend set them free after fastening to their legs silk bags containing the stock prices. The pigeon arrived home 3 hours before the mail coach, and immediately Reuter and his wife made many copies of the messages and delivered them to the businessman who paid for the service. तो देखो क्या करता था ना, a pair of pigeons. देखो मैंने ना सब अच्छे से पढ़ लिया इसलिए मुझे ध्यान आ रहा है. तो वो रीटर था, अ पेयर ऑफ पिजन्स अपने फ्रेंड ब्रुसेल्स में जो काम करता था, स्टॉक ब्रोकर था, उसके पास भेजता. फिर वो ना सिल्क की चिट्ठियों में कबूतर जा, चिट्ठी ला, ये वाला काम था. तो वो ना इन्फॉर्मेशन, पहले मोबाइल वगैरह चलते नहीं थे, तो वो जो इन्फॉर्मेशन थी वो उसके पैर में सिल्क की जो चिट्ठियाँ थी उसमें बांध के भेज देता था. ओके, एंड फिर वो जब पिजन्स इनके पास आती, इसकी वाइफ के पास एंड रीटर के पास, तो वो क्या करते, इसकी बहुत सारी कॉपीज बनाते एंड बिजनेसमैन को सेंड करते कि हाँ ये पहले न्यूज़ आएगी तो आप इसके अकॉर्डिंग पैसा लगा सकते हो. ओके, सो हु पेड फॉर द सर्विस. Brussels had been connected by telegraph with Paris and Berlin and the pigeon post was used to connect. देखो ब्रूसेल जो थी वो टेलीग्राफ से कनेक्ट, ब्रूसेल had been connected by telegraph with Paris and Berlin and the pigeon post was used to connect Aix-la-Chapelle with the system. तो पेरिस एंड बर्लिन से तो टेलीग्राफ से कनेक्ट था ब्रूसेल, बट एक्स-ला-चैपेल जो था वो पिजन की पोस्ट से कनेक्ट था. एट दैट टाइम इंग्लैंड वॉज, एज फार एज बिजनेस वॉज कंसर्न, द लीडिंग कंट्री इन यूरोप. तो उस टाइम पे ना इंग्लैंड था जो लीडिंग था, वो बिजनेसमैन में बड़ा अच्छा कर रहा था. She alone had not been laid waste by the armies of Napoleon and during the long war her allies, she का मतलब पता है क्या निकल क्या रहा है, यूरोप, इंग्लैंड, her allies and even her enemies had bought their munitions, समझ आ रहा है, and supplies from her. Long before any other state she had developed her coal mines and had built factories. तो देखो जो यूरोप था उसने ना जो नेपोलियन की आर्मीज थी ना उसको भी सप्लाई किए थे हथियार. ओके, ड्यूरिंग द लॉन्ग वॉर हर एलीज एंड इवन हर एनिमीज ने भी उनसे लिए थे. लॉन्ग बिफोर एनी अदर स्टेट शी हैड डेवलप्ड हर कोल माइंस, और उसने कोल माइंस भी डेवलप करी. उसने किसने, यूरोप ने. एंड हैड बिल्ड फैक्ट्रीज एंड रेलवेज भी.
ना व्हेन द यूरोपियन कंट्रीज वर डूइंग लाइकवाइज, और भी जो यूरोपियन कंट्रीज थी वो सेम ऐसा कर रही थी, दे टर्न्ड टू हर टू सप्लाई देम विद मनी एंड मटेरियल्स. Thus, it was that in the middle of the 19th century, London, the workshop of the world, as it was called, was the principal business city not only of Europe but of the entire world. फिर क्या हुआ, 19th century आते आते वो जो यूरोप था वो ना सिर्फ बिजनेस सिटी, सॉरी, द वर्कशॉप इट वाज कॉल्ड वाज द प्रिंसिपल बिजनेस सिटी नॉट ओनली ऑफ यूरोप. लंदन, लंदन सिर्फ यूरोप का ही नहीं, एंटायर वर्ल्ड की ही बिजनेस सिटी बन गई. सिंपल. तो देखो अब यहाँ देखना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू एज पर द पैसेज. सो गॉस वॉज अ फेमस फिजिसिस्ट एंड मैथमेटिशियन. पढ़ा था, मैथमेटिशियन है ना. जहां हमें अपना काम मिलेगा उसके हिसाब से चलने वाले हैं. ये वाला जो क्वेश्चन होता है वो थोड़ा टफ हो जाता है बिकॉज हमें थोड़ा ध्यान देना होता है, बट कहीं ना कहीं तो चीजें बनेंगी. र्यूटर सोल्ड हिज बुक शॉप टू बिकम अ बैंकर. नहीं, बैंकर तो वो नहीं बना, वो तो क्या करना था उसे, उसने बुक बेची सो दैट वो थोड़ी उसने प्रेजेंस खरीदी और वो इंफॉर्मेशन जल्दी लेके वो बिजनेसमैन तक दे पाए. तो बैंकर तो वो नहीं बनना था. ओके. लंदन वॉज द प्रिंसिपल बिजनेस सिटी ओनली ऑफ यूरोप. ऐसे कैसे, ओनली बट ऑफ द एंटायर वर्ल्ड. नॉट ओनली है और यहाँ ओनली बोल रहे हैं. र्यूटर यूज्ड टू सेंड 2 पिजन्स टू हिज फ्रेंड इन ब्रुसेल्स. देखो अगर आप वैसे वर्ड टू वर्ड करोगे ना तो नहीं आएगा, बट आपको ये चीज ध्यान देनी होगी. आ पेयर ऑफ पिजन्स, आ पेयर, एक पैर में कितने होते हैं, 2, है ना. तो क्या हुआ, 2 पिजन्स को सेंड करता था, फिर वो सिल्क की चिट्ठियां उसको भेजती थी, फिर वो आगे कैरी करते थे बिजनेसमैन के लिए, राइट, कॉपीज बनाकर. ये हो गया. चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द पैसेज. र्यूटर एंड टेलीग्राफ. टेलीग्राफ की थोड़ी बात हुई थी. एक वो उनके जो गॉस थे वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे टेलीग्राफ से, और यहाँ थोड़ी टेलीग्राफ की बात हुई थी कि हाँ जो पेरिस और बर्लिन है वो टेलीग्राफ से कनेक्टेड है. तो ये तो नहीं हुआ. ओके, ये तो नहीं हुआ. रोल ऑफ वर्ड्स इन र्यूटर्स लाइफ. अरे ऐसे कैसे, तो थोड़ी सी बात हुई कि हाँ वो लेकर जाती है, आती है. जब आप बात करते हो कि टाइटल मीन्स पूरे उसमें थ्रू आउट बात क्या हो रही है, द वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड. थोड़ी सी बात हुई है कि हाँ लास्ट में कि लंदन सिर्फ यही की नहीं, पूरे वर्ल्ड की है, ये भी नहीं. वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे. उसका पैसा कमाने का मन था, उसको कुछ करने का मन था, तो उसने पिजन्स भी खरीदी, स्टॉक ब्रोकर को भी अपने कॉन्फिडेंस में लिया, फिर बिजनेसमैन को भेजा, सिल्क, इतना कितना काम बताओ. ये वही तो बता रहा है कि जहां आपका मन होता है वहां आप चीजों को कर ले जाते हो. ओके. द थिंग इम्पोर्टेंट टू बैंकर्स एंड फाइनेंशियर वॉज, क्या था कि हाँ पहले वो न्यूज सुन ले, पब्लिक में आए उससे पहले वो समझें और चीज़ों को उसके हिसाब से करें. तो हियरिंग न्यूज़ बिफोर अदर पीपल, डिप्लॉइंग स्पेशल, ये थोड़ी उनका काम था. ओके. सामने वाले ऑफर करते थे. गेटिंग कनेक्टेड बाय टेलीग्राफ, ने ऐसे तो पकड़े जाएंगे. लकी भास्कर मूवी थी ना, उसमें भी कुछ ऐसा ही था. ओके, समझ आया, आगे बढ़ सकते हैं. कोई प्रॉब्लम हो तो आप अनफ्लिंचिंगली कॉमेंट सेक्शन में लिख देना, आई विल डेफिनेटली आंसर. Read the given passage and answer the questions that follow. ये नहीं पढ़ना है. Okay. What do you understand by the term opulent in the context of the given passage? Delicious, luxurious, poor और good. बता पा रहे हो कमेंट सेक्शन में बताना, अदरवाइज हम पैसेज के टाइम बताएंगे इसको. ओके. According to the passage, what was the motive of the wealthy man to comment, Master, you have cured my bodily ailments. I come now to seek enlightenment of the mind. The motive of the wealthy man. सिर्फ इतना याद रखो. ओके. इतना बड़ा कैसे रखोगे. What is the tone of the third paragraph? टोन क्या होता है कि आपके बोलने का क्या लहजा है. आप कहते हैं ना कि यार तुम्हारी टोन सही नहीं है, आप बहुत रूड बिहेव कर रहे हो. वो बहुत, उसकी टोन ना बहुत स्वीट थी, बहुत पोलाइट थी. तो बोलने का एक लहजा कि वो कैसे उसके वर्ड्स आ रहे हैं, राइट. सिंपल है. द जिस्ट ऑफ द पैसेज. जिस्ट इज व्हाट इज द कंक्लूजन, व्हाट इज द टाइटल. हाँ कि पूरा पढ़ के हमें क्या समझ में आया. प्रोलॉन्गेशन ऑफ लाइफ, टू सेट अ गोल एंड नरिश द माइंड, सेल्वेशन फ्रॉम इविल, फेथ. सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड. हैंकर फ्रॉम द पैसेज. हैंकर क्या होता है पता है, किसी चीज़ बहुत कम है और उसकी आपकी बहुत ज़्यादा क्रेविंग है कि हाँ ये चीज़ तो होनी ही चाहिए, तो इसका हो जाएगा क्रेव. पढ़ लिए क्वेश्चन. चले चलो. वन डे while the Buddha, अब हम इसको ना, was preaching his doctrine for the conversion of the world in the neighborhood. पता है मैं कैसे पढ़ती हूँ, मैं ना सिर्फ ऐसे देखती रहती हूँ और ऐसे 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 ऐसे, और अपनी
अपना हाथ नहीं घुमाती, आंखें घुमाती रहती हूँ, देखो ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। नेबरहुड ऑफ सवती, देखो प्रोनाउंसिएशन में मत जाना भाई। अ मैन ऑफ ग्रेट वेल्थ हु सफर्ड फ्रॉम मैनी एलिमेंट्स केम टू हिम, देखो बुद्धा जो है वो, लॉर्ड बुद्ध जो है वो प्रीचिंग के लिए गए एक बार, कहाँ गए, सवती में। तो मैन ऑफ ग्रेट वेल्थ हु सफर्ड फ्रॉम मैनी एलिमेंट्स केम टू हिम विद क्लास्प्ड हैंड्स एंड सेड, ओ लॉर्ड बुद्धा, पार्डन मी फॉर माय वांट ऑफ रिस्पेक्ट in not saluting you as I ought to, but I suffer greatly from obesity, excessive drowsiness and other complaints, so that I cannot move without pain. तो वो जब preaching के लिए गए तो एक great wealthy man था, वो उसने हाथ जोड़े, clasped hands, okay, देखो ये हाथ जोड़ते हुए राइट आया और कहा कि मुझे माफ़ करना, मैं आपको सैल्यूट नहीं कर पाया बिकॉज मुझे क्या है, बहुत सारी प्रॉब्लम है, एक्सेसिव ड्राउजीनेस, थकान, ओबेसिटी, मोटापा और भी कंप्लेंट्स हैं, तो उसके कारण मैं उठ नहीं पा रहा हूँ, मूवमेंट नहीं हो पा रही है मेरी, ओके क्योंकि पेन हो रहा है। द तथागत सीइंग द लग्जरीज विद विच द मैन वॉज सराउंडेड आस्क्ड हिम, हैव यू डिजायर टू नो द कॉज ऑफ योर एलिमेंट्स। तो ये सब सुनते उन्होंने कहा कि जब उसके पास वो इतनी सारी सुख सुविधाएं देखी तो उसके बाद जो बुद्धा है उन्होंने कहा कि आपको पता है कि आपके प्रॉब्लम का रीजन क्या है, राइट। एंड प्रॉब्लम एलिमेंट्स मतलब बीमारी कहाँ है, अरे ये ओके। एंड व्हेन द वेल्दी मैन एक्सपोज हिज willingness to learn, Buddha said there are 5 things which produce the condition of which you complain। तो जब उसने कहा कि नहीं पता है बट आई रियली वांट टू नो कि हाँ क्या प्रॉब्लम है, तो उन्होंने कहा कि हाँ ऐसी 5 प्रॉब्लम्स हैं जो आपको ठीक कर लेनी चाहिए। ऑपुलेंट डिनर, लव ऑफ स्लीप, ज़्यादा खाना, ओके, लव ऑफ स्लीप, हैंकरिंग आफ्टर प्लेजर कि हाँ आपने अच्छा काम किया है, आपने बहुत सारा एंजॉयमेंट कर लिया, उसके बाद भी आपको लग रहा है क्रेविंग हो रही है कि नहीं अभी तो और बाकी है, जैसे टीवी देख लिए 2 घंटे आपने मोबाइल चला लिया, इंस्टाग्राम रील्स स्क्रॉल कर ली, शॉर्ट स्क्रॉल कर ली, उसके बाद भी आपको क्रेविंग हो रही है, ओके बात हो रही है। थॉटलेसनेस कि हाँ आप सोच विचार ही नहीं कर रहे हो कि आपकी ज़िंदगी में आखिर चल क्या रहा है। एंड लैक ऑफ ऑक्यूपेशनल एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, सेल्फ कंट्रोल नहीं है एट योर मीन्स, and take on yourself some duties that will exercise your abilities and make you useful to your fellow men। in following this advice you will prolong your life। तो उन्होंने कहा थोड़ी और एक्सरसाइज करो, अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल करो, you will see कि हाँ आपकी चीज़ें चेंज हो जाएंगी, ओके अब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मैं एक ही वर्ड का मीनिंग बता के चलूँ, आप सेंस समझ रहे हो ना, इसको इसके मीनिंग बोलते हैं, ओके। The rich man remembered the words of the Buddha and after some time having recovered his youthfulness he returned to the world, honored one and coming this time without horses and luxuries, he said to him, Master, you have cured my bodily ailments, I come now to seek enlightenment of the mind। तो क्या किया, जैसा बुद्धा ने कहा वैसा उन्होंने फॉलो किया, उसके बाद वो विदाउट लग्जरीज विदाउट हॉर्सेज उनके पास मिल गया, उन्होंने कहा ये सब तो ठीक हो गया, अब मुझे माइंड का एनलाइटमेंट चाहिए, ओके। एंड बुद्धा सेड द वर्ल्डलिंग नरिशेस हिज बॉडी बट द वाइज मैन नरिशेस हिज माइंड। तो उन्होंने कहा कि जो वर्ल्ड की सारी चीज़ें हैं वो बॉडी को नरिश करती हैं, राइट ये जो दुनिया भर की चीज़ें जो मटेरियलिस्टिक मैन होते हैं, बट जो वाइज मैन होते हैं जिनके पास बुद्धि होती है वो अपने माइंड को नरिश करते हैं। ही हु इंडल्जेस इन द सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज एपेटाइट वर्क्स हिज ओन डिस्ट्रक्शन। और जो सिर्फ अपनी भूख को मिटाने के लिए काम करता है ना कि सेटिस्फाई करता है, तो वो बस अपने डिस्ट्रक्शन की ओर बढ़ रहा है। बट ही हु वॉक्स इन द पाथ will have both the salvation from evil and a prolongation of life। बट जो दिमाग को नरिश करने वाले पाथ पे चलता है तो वो अपनी लाइफ को ही बढ़ाता है और उसको बुराइयों के ऊपर मोक्ष की भी प्राप्ति होती है, सेल्वेशन एंड प्रोलोंगेशन ऑफ लाइफ, ठीक है। चलो तो व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय ऑप्यूलेंट। तो देखो डेलिशियस फूड, कोई बढ़िया फूड से बीमार पड़ता है क्या, टेस्टी खाने से मम्मी इतना टेस्टी खाना बनाती हैं तो उससे क्या आप बीमार पड़ जाते हो, नहीं। तो ये कैसे हो जाएगा, आपको लगेगा कि हाँ ऑप्यूलेंट फूड मीन डेलिशियस फूड, यूज सम कॉमन सेंस, ओके। डेलिशियस फूड अच्छे खाने से आप कभी बीमार नहीं पड़ते हो। जब आप एक्सेसिव ज़्यादा खाते हो, बहुत ज़्यादा खा लेते हो तो वेट आपका बढ़ जाता है, फिर आप मूवमेंट में आपको प्रॉब्लम होती है। गुड भी नहीं, अच्छा खाना नहीं, ज़्यादा खाना, ओके। अब द मोटिव फॉर द वेल्दी मैन टू कॉमेंट, हमने क्या पढ़ा, उन्होंने कहा कि मेरी शरीर की बीमारियां तो ठीक हो गई हैं, अब आप बताओ कि मैं अपनी माइंड को कैसे, सेल्वेशन, ओके, मैं अपने माइंड को कैसे देखूं, एनलाइटमेंट ऑफ माइंड। तो लॉस ऑफ वेल्थ इसलिए तो नहीं आया था, बीमारी के बाद तो वो अपने माइंड के लिए आया था। लैक ऑफ ऑक्यूपेशन, थॉटलेसनेस, ये चीज़ें तो उनको बताई गई थी कि हाँ सोचते विचारते नहीं हो इसलिए मोटापा हो रहा है। सीक विजडम, उसने कहा कि हाँ अब माइंड को मुझे ठीक करना है, उसकी ज़रूरत है।
व्हाट इज द टोन ऑफ द थर्ड पैराग्राफ। तो देखो, एक हुई कि हम पढ़ के अभी बताती हूँ कि थर्ड पैराग्राफ कौन सा है, और एक ये है कि हमने जब पूरा टॉपिक पढ़ा तो वहाँ क्या हंसी मजाक चल रहा था? हाँ नहीं ना, तो ह्यूमरस कैसे हो जाएगा? क्या वहाँ सरकास्टिक हुई? नहीं, उन्होंने तो सीधी बात कही कि एक इंसान आया, उसने कहा कि मैं आपको सैल्यूट नहीं कर पाया, जो क्लैप्स हैंड्स में आपसे माफ़ी मांगता हूँ, मूव नहीं कर पा रहा हूँ, ये प्रॉब्लम है। उन्होंने कहा कि इस प्रॉब्लम का आप सेल्फ कंट्रोल करो, एक्सरसाइज करो। तो यहाँ सरकास्टिक तो कुछ नहीं चल रहा है। ह्यूमरस मीन्स हंसी मजाक, सरकास्टिक मीन्स आयरनी चल रही हो, मॉकरी चल रही हो, ऐसा भी कुछ नहीं है। बुद्धा है, वो कैसे मॉकरी करेंगे? ओके, विट्रियोलिक, विट्रियोलिक मीन्स कड़वाहट। क्या आया? कड़वापन चल रहा था। आप बताओ, यहाँ सिर्फ कह रहे थे कि सोचो विचारो, जो अपने माइंड को समझेगा, जो अपने माइंड को नरिश करेगा, वो अपनी लाइफ को भी बढ़ाएगा और सेल्वेशन फ्रॉम इविल, बुराइयों से भी बचेगा और अपनी एकदम मोक्ष के लिए जाएगा। ओके, यही बात थी, है ना? चलो, तो कभी कभी आपको वापस जाने की जरूरत नहीं होती। अगर आपने पैरा की अच्छी से स्किमिंग करी, आपने सही से ध्यान दिया है, तो आपसे बनेगा। द जिस्ट ऑफ द पैसेज, प्रोलॉन्गेशन ऑफ लाइफ, ये तो कभी नहीं जिस्ट है ना। टू सेट अ गोल एंड नरिश द माइंड, नहीं, गोल सेट करने की बात नहीं हुई है। नरिश द माइंड तो था, लेकिन से ये सिर्फ एक लाइन थी। तो जिस्ट सिर्फ एक लाइन का नहीं होता है, पूरा कंक्लूजन की बात होती है। फेथ नहीं, सेल्वेशन फ्रॉम ईविल, कि आप माइंड को नरिश करो, है ना, तो सेल्वेशन फ्रॉम ईविल। और क्रेव हमें आई क्या? तो अब आपको बताओ, आपको क्या प्रॉब्लम हुई? यू जस्ट राइट मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आपको आंसर मिल जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आएगा कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व कैसे करना है। टोन, टाइटल, थीम, ये सब कुछ हम एक अलग से सेपरेट वीडियो में देखेंगे, सो दैट, क्योंकि आई वांट कि हर एक टॉपिक बहुत अच्छे से कवर हो। मैं बहुत जल्दी में बताऊंगी, इसका कोई सेंस नहीं निकलने वाला है, राइट? सो इफ यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल, देन व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जस्ट डू सब्सक्राइब इट एंड हिट द लाइक बटन, राइट? एंड और मैं क्या कहूँ, बस आपको अच्छा लगना चाहिए, दैट्स व्हाट आई वांट। एंड थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट।